गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? भूगोल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले बता दूं मैं, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, उससे कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। हमने लास्ट टॉपिक भूकंप के बारे में, भूकंप के प्रकार, भूकंप के कारण, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, तो अब पिछले टॉपिकों में हमने जानने का प्रयास किया था कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार की है। तो बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने परिवेदन क्रियाओं के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उस पृथ्वी की आंतरिक जो पदार्थ हैं, बनावट है, उनके बारे में जानकारी देने की प्रयास किया था। तो बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया है। तो बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो हमारी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इस पूरी पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से मान लीजिए ऐसे, मतलब ऊपरी परत, दूसरी परत और तीसरी परत, 3 परतों में इसको विभाजित किया गया है। तो कुछ इस तरह से हम समझेंगे, ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर के आंतरिक भाग तक की हमारी ये अनुप्रस्थ काट है। उसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली आंतरिक संरचना की जो हमारी परत है, भूगोलवेत्ताओं ने बताई है, सबसे पहले होती है हमारी भूपर्पटी। भूपर्पटी, ठीक है। भूपर्पटी क्या है? तो भूपर्पटी, जिस धरातल पर हम खड़े हैं वही हमारी भूपर्पटी है। यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है, ठोस है, वो हमारी भूपर्पटी कहलाती है। और इसमें क्या है, जल्दी टूटने फूटने की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। और देखा जाए तो इसकी औसत जो गहराई मानी गई है वो लगभग 100 किलोमीटर मानी गई है। तो जिस तरह से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ये हमारा पूरा धरातल है, धरातल से नीचे की हमारी जो परत है ये भूपर्पटी कहलाती है। और लगभग ये 100 किलोमीटर इसकी औसत जो गहराई है ऊपर से लेकर के नीचे तक मानी गई है। कहीं कहीं ये जो गहराई है, ये मोटाई है इस परत की, ये मतलब परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब परिवर्तित है। कहीं पर तो 70 किलोमीटर मिलेगी, तो कहीं पर 30 किलोमीटर मिलेगी, और कहीं पर 5 किलोमीटर मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं, देखिए जहाँ महाद्वीपीय भाग है हमारे, जहाँ महाद्वीपीय भाग है हमारे, वहाँ पर हमारे पर्वत, इसकी जो इस प्रॉपर्टी है, उसकी जो मोटाई है वो अधिक है। महासागरों के नितल की बात करते हैं तो वहाँ इसकी जो गहराई है, इसकी मोटाई है वो कम है, यानी 5 किलोमीटर के समथिंग है। और जो हमने बात की थी महाद्वीपों में, वो 30 किलोमीटर के समथिंग है। और अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे धरातल से ऊंचे उठे हुए पर्वत के रूप में जो हमारे प्रकृति आकृति पाई जाती है, तो वहाँ इसकी जो मोटाई है इस परत की, वो हमारी 70 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, तो ये हमारी भूपर्पटी कहलाती है, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह हमारी भूपर्पटी है। ठीक है, तो मैंने इसकी मोटाई की बात भी कर ली, तीनों रूपों में बात कर ली कि महाद्वीपों में अलग इसकी मोटाई होती है, जहाँ महाद्वीपीय भाग होते हैं, यहाँ हमारे सागर, महासागर वाले भाग हैं, वहाँ इस परत की जो मोटाई है वो अलग है, यानी 5 किलोमीटर है। और जहाँ पर्वतीय भाग है वहाँ पर लगभग 70 किलोमीटर इसकी मोटाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी परत की। दूसरी परत हमारी है, मुख्य परत है दूसरी, इसको कहते हैं हम मेंटल। ठीक है, यानी जैसे हमारी, जहां पर हमारी परपटे की सीमा समाप्त होती है, जहां पर हमारी परपटे की सीमा समाप्त होती है, उससे नीचे 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक मैंने लिखा हुआ है, 2900 किलोमीटर तक हमारी, यहाँ तक, ये 2900 किलोमीटर तक हमारी क्या है, मेटल हमारी पाई जाती है। यानी वो परपटे के नीचे का जो भाग है वो मेटल कहलाता है, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और मेटल का ऊपरी भाग, जो मेटल का ऊपरी भाग है, मेटल की ऊपरी भाग है, ऊपरी परत सतह है, उसे क्या कहते हैं हम, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर मतलब, इसका मतलब होता है दुर्बलता। दुर्बलता का मतलब कमजोर से कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मेटल की दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, मेटल का दुर्बलता मंडल वाला भाग ये कहलाता है। ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रखनी है आपको, भूपर्पटी और मेटल की ऊपरी परत, ये समझ लीजिए, यानी हमारी संपूर्ण भूपर्पटी और मेटल की ऊपरी परत यानी एस्थेनोस्फीयर, ये दोनों को मिलाकर के हमारी क्या बनती है, स्थलमंडल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिथोस्फीयर की क्वेश्चन आता है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, तो लिथोस्फीयर के लिए आंसर रहेगा आपका मेटल का ऊपरी भाग, जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और परपटी को मिलाकर के जो भाग बनता है उसे क्या कहते हैं, हम लिथोस्फीयर कहते हैं। या एस्थेनोस्फीयर मिला, एस्थेनोस्फीयर और ऊपरी एस्थेनोस्फीयर और परपटी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं।
और एक बात आपको याद रखनी है, जो हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी के उद्गार के बाद लावा आता है, उसका जो स्रोत होता है वो हमारा ये मेटल ही होता है, यानी मेटल के भाग से निकल करके ही हमारा लावा या जो हम कहते हैं मैग्मा निकल करके बाहर आता है। और एक बात और याद रखनी है आपको, जो दुर्बलता मंडल हमारा जो मेटल है, इसका जो घनत्व है 3.4 घन प्रति सेंटीमीटर है। 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सॉरी 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है हमारा मेटल का घनत्व। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, इसका घनत्व कितना है 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए। ठीक है, और भूपर्पटी का हमारा होता है 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं। तो भूपर्पटी का हमारा घनत्व पता लग गया, मेटल की बात भी कर ली हमने। अब हम बात करते हैं तीसरी हमारी परत आती है जो पृथ्वी की है, इसको हम कहते हैं किरोड़। किरोड़, ठीक है। तो जहां पर हमारी मेटल की सीमा समाप्त होती है, उसके नीचे के वहीं से उसकी सीमा के बाद से हमारा किरोड़ की सीमा शुरू होती है। ये कह लीजिए जो इसकी गहराई है वो, उसकी मोटाई मानी गई है वो 5100 किलोमीटर लगभग मानी गई है, यानी 2900 किलोमीटर के बाद आंतरिक किरोड़ पूरी भाग है हमारा कितना माना गया है 5100 किलोमीटर है। उसको क्या कहते हैं हम आंतरिक, उसको क्या कहते हैं हम किरोड़ कहते हैं। अब किरोड़ के बारे में बात की जाती है, किरोड़ हमारी किरोड़ भी हमारी दो अवस्थाओं में देखने को मिलती है, जिसको एक को कहते हैं एक कहलाती है हमारी बाहरी किरोड़, एक कहलाती है हमारी आंतरिक किरोड़। जो हमारी बाहरी किरोड़ है वो द्रव अवस्था में होती है और जो हमारी आंतरिक किरोड़ है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, इस द्रव अवस्था में तापमान की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के, और इसी किरोड़ में विभिन्न प्रकार के भारी पदार्थों की अधिकता मिलती है। जैसे हम बात कर सकते हैं निकिल की या निकिल या फिर हम जो बात करते हैं फेरस, जिसको हम कहते हैं लोहा। ठीक है, लोहा या फेरस। तो इन तत्वों की अधिकता के कारण ही इसका घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, और इन तत्वों की उपस्थिति के कारण ही इसे निफे भी कहा जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी, पृथ्वी की आंतरिक बनावट थी परतों के रूप में। इनके बारे में आपने हाईलाइट्स किया। ठीक है, एक बार देख लेना ध्यान से और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक बात और, इसका जो घनत्व है लगभग 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति घन सेंटीमीटर का घनत्व माना गया। ठीक है, ये तो थी हमारी सामान्यतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बनावट। अब हम बात करेंगे एक विख्यात भूगोलवेत्ता हुए हैं श्वेश महोदय। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अपने आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया है, इसको मैं डेमो कर दे रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वर्णित किया है। तो हम बात करते हैं स्वेश के अनुसार। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा। उन्होंने भी, स्वेश महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने भी 3 भाग बताए हैं, पृथ्वी की पूरी जो बनावट है उसकी संरचना को 3 परतों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि हमारे मान लीजिए पृथ्वी है, तो उन्होंने 3 परतों में डिवाइड इसको किया है। तो स्वेश के अनुसार 3 परतें हैं। सबसे पहले उन्होंने बताई है सियाल। ठीक है, इसको ऐसे करके लिखेंगे सियाल। दूसरी है सियाल सीमा, इसको ऐसे लिखेंगे सीमा। और तीसरी है निफे। ठीक है, ये स्वेश महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सियाल की। तो सियाल जो हमारे है, स्वेश महोदय के अनुसार सियाल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, ये बाहरी परत है, इसको हम सियाल कहेंगे। और इसके अंदर, इस बाहरी परत के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, उसमें लिखा है सियाल और यानी सियाल लिखा है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम। यानी जो हमारी सियाल है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम जो तत्व हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। और इसका घनत्व जो है लगभग 2.7 से 3
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक माना गया है। ठीक है, तो सुयश महोदय ने सियाल के बारे में बात की। सबसे भारी परत है, इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसका घनत्व कितना है? 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दूसरी परत उन्होंने बताई है सीमा। सीमा यानी सियाल के बाद पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, दूसरी जो परत है हमारी सीमा कहलाती है। यानी सियाल के बाद दूसरी परत सीमा है, और सीमा जो है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम, ऐसा ही लिखा है ना, सिलिका और मैग्नीशियम, एम से मैग्नीशियम कर करते हैं। इस मतलब बात करते हैं सियाल में, सॉरी सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, और इसका घनत्व माना जाता है लगभग 7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका अलावा घनत्व माना जाता है। ठीक है, इसी आगे बात करते हैं निफे। निफे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिसको हम क्रोड भी कहते हैं। अभी मैंने बात भी की थी, क्रोड कहते हैं। इस परत के अंदर क्या है? निकिल तथा फेरस, Ni मतलब निकिल और Fe फेरस सूत्र से बना है, लिखा हुआ है। निकिल तथा फेरस की अधिकता पाई जाती है, और इसका घनत्व लगभग 13.5 से 14.5 के बीच इसका घनत्व पाया जाता है, यानी 14.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास इसका घनत्व माना जाता है। और ये सबसे गर्म भाग है, द्रव्य अवस्था में हमारी परत पाई जाती है। तो सुयश महोदय ने इस परत के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना सुयश महोदय के अनुसार और जनरली। ठीक है, देख लीजिए। अब अगला टॉपिक हमारा है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होता है आपने पिछली कक्षाओं में बहुत विस्तार से जान लिया होगा, उसी पर आज हम और आगे चर्चा करेंगे। तो ज्वालामुखी के बारे में एक बार से मैं आपको पुनराभ्यास करा देता हूँ। ज्वालामुखी आप जानते हैं धरातल पर पाया जाने वाला वह छिद्र या मुख होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर के गैस से या लावा या अन्य और पदार्थ भारी मात्रा में बाहर निकलते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस जब पदार्थ बाहर निकल रहे होते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में गर्म लावा निकलता है, तापमान उसका बहुत अधिक होता है, इतना तापमान अधिक होता है कि वो लाल जैसे आग जलती है उस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसी उसको क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसका मतलब ज्वालामुखी का साधारण शब्द में अर्थ होता है आग का मुख, यानी ऐसा मुख जिससे आग निकलती हो। तो आग निकलने का मतलब मैंने बता दिया है कि गर्म लावा, धूल, गैस, कण या धूल के कण या अन्य और पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर हैं वो भारी मात्रा में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है ज्वालामुखी हो गई। अब यहाँ पर आपने बहुत सारे ज्वालामुखियों के बारे में जाना होगा, तो हम उनकी सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन करेंगे। यानी ज्वालामुखी के प्रकार हैं मैं डिफाइन करता हूँ। प्रकार है ज्वालामुखी के प्रकार हैं उनकी सक्रियता के आधार पर। सक्रियता मतलब उनकी क्रियाशीलता के आधार पर। सबसे पहला है सक्रिय की बात करते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, और तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब जैसे आपने बताया होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। और एक्टिव का मतलब आपने बहुत अच्छे जाना होगा, आपसे कहिए कहते हैं कि भाई एक्टिव रहा करें। एक्टिव रहा करें मतलब हमेशा चलायमान रहे, हमेशा सक्रिय रहे। तो मतलब वही होता है यहाँ पर। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं, यानी धरातल पर पाए जाने वाले ऐसे ज्वालामुखी जिनसे आए दिन लगातार पृथ्वी के अंदर से या इनके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से जो पृथ्वी के अंदर लावा है, गैस है, धूल कण है, जलवाष्प है, ये आए दिन निकलते रहते हैं। यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे पृथ्वी के अंदर से लावा, धूल कण, गैस पदार्थ, शिलाखंड आदि लगातार या निकलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी इनकी जो क्रियाशीलता है वो लगातार होती रहती है। एक दिन के अंतर से निकल के घंटों के अंतर से यहाँ से पदार्थ निकलते रहते हैं। यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया होती, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया होती रहती है।
अब ज्वालामुखी उद्गार के बारे में भी हम बात करेंगे। ज्वालामुखी उद्गार वास्तव में होता क्या है, जो यहाँ टॉपिक बनता है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार होता है ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के अंदर का पदार्थ जो भी है, पदार्थ में हम गैस की बात कर सकते हैं, पदार्थ में हम धूल कण, राख कण, शिलाखंड, लावा, इनके बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उद्गार की प्रक्रिया आए दिन होती रहती है। इसी प्रकार हमारा प्रसुत ज्वालामुखी है। प्रसुत ज्वालामुखी जो होते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, धरातल पर पाए जाने वाले ऐसे ज्वालामुखी ये होते हैं जिनमें एक बार विस्फोट हो गया है, एक बार उसके अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ हैं वो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फिर इनमें भविष्य में कभी भी विस्फोट होने की संभावना है, या इस प्रकार की जो ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया होती है वो होने की संभावना कभी भी है, उसमें चांस है होने के। इसको क्या कहते हैं, प्रसुत ज्वालामुखी कहते हैं। मेन फैक्ट हमारा यही है, इसमें होते रहते हैं, इसमें होने के चांस हैं, एक बार हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ शांत हैं, कुछ दिनों बाद हो सकते हैं, शांत नहीं, सॉरी, अब कुछ दिनों नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में कभी भी हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा ज्वालामुखी होता है हमारा शांत या मृत ज्वालामुखी। हम पहली बात आपको ध्यान रखनी है क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। तो शांत या मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं धरातल पर पाए जाने वाले जिनमें एक बार विस्फोट होने के बाद फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना नहीं है, या उनके अंदर से विभिन्न प्रकार के जो गैसीय पदार्थ हैं, जलवाष्प हैं, धूल कण हैं, लावा हैं, उनके निकलने की संभावना हो कभी भी नहीं है। भविष्य में वो उनके अंदर से ऐसी प्रक्रिया नहीं हो सकती, यानी वो मर चुके हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं, यानी वो शांत होकर के बैठ गए हैं, एक बार उनमें विस्फोट हुआ, फिर फ्यूचर में कभी विस्फोट नहीं हो, या कभी भी उनमें ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये थे हमारे ज्वालामुखी के प्रकार क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट्स कर लेंगे आप। अब हम बात करते हैं कि ऐसा जो प्रक्रिया है, ज्वालामुखी पृथ्वी पर उत्पन्न होते क्यों हैं, विस्फोट होते क्यों हैं, उसके बारे में हम विस्तार से आप थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, हमने पिछले टॉपिकों में शायद डिस्कस कर लिया है कि हमारी पृथ्वी की जो बनावट है, पृथ्वी है, वो विभिन्न परतों में विभाजित है और विभिन्न शिलाखंडों में हमारी पृथ्वी विभाजित है। तो आप जानते हैं कि हम जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो तापमान हमेशा बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप देख लीजिए, हम बात करते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग, अभी मेटल वाली बात हम कर रहे थे, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग आप जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पृथ्वी का तापमान क्या है, बहुत अधिक मात्रा में अधिक हो गया, बहुत अधिक हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। तो तापमान अधिक होने के कारण आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या है, पिघलने लगते हैं। तो तब पिघलते हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है। एक बात और, एक कारण और है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल का जो जल है वो रिसते हुए विभिन्न दरारों से होते हुए पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंच जाता है। जहाँ पर पृथ्वी चटखने हो जाती हैं, पृथ्वी दरारें पड़ जाती हैं, तो वहाँ से जल होता रिसते हुए इस अधिक तापमान वाले भाग तक पहुँच जाता है। तापमान वाले भाग तक जल पहुँच जाता है, जब तापमान पाने के बाद जल गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होता है, उससे भाप बनेगी, वाष्प बन जाती है। तो इस भाग पर क्या होता है, अधिक तापमान और अधिक तापमान के कारण वाष्प और विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न हो जाती हैं, और यहाँ पर तापमान इतना अधिक होने लगता है कि यहाँ की जो गैसें हैं, यहाँ की जो भाप हैं, वाष्प है, और यहाँ के जो पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी के बाहरी सतह पर क्या है, वो दबाव बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए जैसे एक बैलून है, अब बैलून एक आपने हवा भर के रखा हुआ है, बैलून को फुला रखा है, ठीक है, उसमें हवा भर दी है, वो अभी इतना ही साइज में रहेगा, उसी अवस्था में है। लेकिन जब उसमें आप क्या करेंगे, और हवा भरेंगे, तो यहाँ जो हवा भरने का काम हो रहा है, एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर बनने का कार्य हो रहा है। जैसे हम मुंह के माध्यम से बलून में क्या है, हवा भरते हैं, तो क्या होता है, जब यहाँ तापमान अधिक हो जाता है, गैस अधिक हो जाती हैं और भाप अधिक हो जाती हैं, तो पृथ्वी की दीवारों पर, पृथ्वी की सतहों पर क्या दबाव बनाती है, और दबाव इतना अधिक हो जाता है कि अचानक से जहाँ पर हमारी कमजोर सतह है, जहाँ पर हमारी कमजोर चट्टान पाई जाती है, जहाँ पर हमारी कमजोर परत पाई जाती है, परत होती है, उसी भाग से क्या होती है, वो गैस और अंदर के पिघले हुए पदार्थ और भाप वो झटके से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो उसको तोड़ते हुए वो, जब दबाव अधिक हो जाता है तो उसको तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। उसी से हमारा ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे आपने घरों में कुकर के बारे में देखा होगा। प्रेशर कुकर होता है, आप देखते हैं उसके अंदर आपने पानी भरा है,
और उसको आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो पानी क्या होता है, भाप बनना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर उसकी भाप को कहीं निकलने की जगह नहीं मिली तो आप जानते हैं कुकर क्या होता है, एक दिन फट जाता है। एक समय ऐसा आता है कि कुकर फट जाता है। या आप देखते हैं कि उसकी सीटी से कितना प्रेशर से भाप उसकी निकल रही होती है। कभी कभी जो हम उसमें दाल वगैरह बना रहे होते हैं वही बाहर निकल जाती है। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। सेम कंडीशन है, पर तापमान अधिक हुआ तो अंदर का जो पदार्थ था, दाल रूपी पदार्थ में पिघला और झटके से बाहर निकलने का प्रयास किया, और वो हमारी प्रक्रिया कहलाती है ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है। और एक कारण और है इसमें, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें विस्फोट की उनमें प्रक्रिया होती रहती है, उनमें यानी रासायनिक प्रक्रियाएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती रहती है, जिसकी वजह से ही हमारी गतिविधियां होती है और तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारा था आज के। बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार तक का टॉपिक हमारा, और ज्वालामुखी के प्रकार में साथ साथ ज्वालामुखी के कारणों की हमने आज बात की। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाले आकृतियों के बारे में, यानी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। अगली वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर कर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मिलेंगे तो उसका सॉल्यूशन 100% आपको देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।